सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाली सभी सखियों, सभी श्रोताओं को संगीता श्रीवास्तव और मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। और देखिए संगीता जी, हमारे सभी साथी बहुत सारे संदेशों के साथ हमसे जुड़ चुके हैं। बिल्कुल। और अब हम लोग उनके रेडियो सेट पर भी पहुंच गए हैं बातें करने के लिए। कभी थोड़ा सा उनको हंसाएंगे, गुदगुदाएंगे, कभी अच्छे गीत सुनाएंगे। और पहले तो हम विषय बताएंगे, है ना। तो देखिए, प्राकृतिक तरह से त्वचा की देखभाल की बात हम हर सोमवार को करते हैं, तो ये करेंगे। और कथा सुधा के अंतर्गत आज हम कहानी सुनवाएंगे, प्रेम का मूल्य। ये कहानी है रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी है। और इसके साथ साथ संगीता जी और क्या बताएंगी आप? देखिए, जो सदस्य होते हैं, घर के लोग होते हैं, सभी बहुत एक दूसरे से जो है वो एक सामंजस्य बनाकर चलना पड़ता है। तो परिवार के सदस्यों का नई बहू से सामंजस्य किस तरह से होना चाहिए, तो इस पर बात करेंगे। और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने इस विषय पर भी लिखना भी शुरू कर दिया है। बिल्कुल संगीता जी। और इसके साथ साथ बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़ें, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। हमारे साथी कर ही रहे हैं। तो पहले चलते हैं, सबको लेकर के बहारों की तरफ लेकर चलते हैं।
तो देखिए बहारों की बात हो रही है मंजरी। बिल्कुल। तो देखिए काली घटाओं का भी बड़ा इंतजार है, बहारों का भी इंतजार है। बिल्कुल। देखिए गाना ही इतना प्यारा था कि सुन करके बहुत मजा आ जाता है इस गीत को जब भी सुनते हैं। लेकिन आज हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों को कला और संस्कृति से जोड़ने के बारे में। और देखिए हमारा देश जो है कला और संस्कृति का देश है ना संगीता जी। और यहाँ का इतिहास भी जो है इतना समृद्ध है और जिसकी हम कभी मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते कि यहाँ की कला संस्कृति में सागर जैसी गहराई है और जिसकी असंख्य परतें जब खुलती जाती हैं तो हम देखते हैं कि छोटी छोटी चीज़ों में भी हमें कला और संस्कृति के नज़ारे मिलते हैं देखने को। और यदि हम बारीकी से इनका अध्ययन करें तो हमारे पास दिन का एक पल भी खाली नहीं बचेगा, यानी कि हम उनमें ही खोते चले जाएंगे, ज्ञान के गोते ही लगाते रहेंगे और वास्तव में कला द्वारा हम भावनाओं को तलाशने की कोशिश करते हैं। और देखिए सब कुछ सारी चीज़ों में ही कह सकते हैं ना कि कला है, संस्कृति है। हमारी ये कलाएं जो है वो हमारी संस्कृति से ही आगे बढ़ी हैं। और आज के समय में अगर हम बच्चों के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो इसका परिचय कैसे कराना है, ये बड़ा ही एक विषय विचारणीय है कि इस पर विचार करना बड़ा अहमियत रखता है कि बच्चा जब जन्म लेता है देखिए तो उसकी माँ सबसे करीब होती है, फिर पिता। अब उन दोनों द्वारा जो बोली गई भाषा होती है उसको समझते हैं बच्चे, फिर पहनावा, रंग है, खान पान है, परिवार के अन्य रिश्तों को समझना शुरू कर देते हैं जैसे वो धीरे धीरे। और जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं यानी संस्कृति कला की पहचान घर से ही शुरू हो जाती है। बिल्कुल संगीता जी। और जब बच्चा माँ के संपर्क में रहता है तो माँ से वो सबसे ज्यादा छोटी छोटी सी बातों को और वस्तुओं की जानकारी को वो अपनी भाषा में उन्हें बताती है। अगर वो बताती नहीं में तो भी बताती रहे, जैसे बताती तो है ही लेकिन साथ में वो दूसरी भाषा में भी अगर वो जानकार हैं तो उस भाषा का भी उस वस्तु के बारे में बच्चे को बताती जाए। भले चाहे वो बच्चा अभी कम समझ रहा है, छोटा है, लेकिन धीरे धीरे वो आपकी चीजों को समझने लग जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपके पास कोई फल है या सब्जी है या आपके घर में मेज कुर्सी है, आपकी टोकरी बांस की या पंखा है हाथ वाला है या विद्युत के बने उपकरण होते हैं या बर्तन ही है जैसे तांबा, पीतल, स्टील या कांच के सामान या बहुत सारी चीजें घर में होती हैं, पेंटिंग, सजावटी सामान होते, तो आप उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा सबको बच्चे को बोलती रहें, बताती रहें, उसके हिंदी इंग्लिश के नाम भी बताती रहें। तो जब बच्चा स्कूल जाने की स्थिति में होगा तो वो इतनी सारी चीजों को सीख चुका होगा। और साथ में हमें ये भी बताना है कि साथ में कि भाई ये बांस की चीजें कहाँ सबसे ज्यादा बांस होता है, बांस की चीजें कहाँ बनाई जाती हैं या पीतल के बर्तन कहाँ बनते हैं। तो अगर हम धीरे धीरे बोलते रहेंगे तो बच्चा वो उसके दिमाग में बैठ जाता है, वो धीरे धीरे उसको सब जब बड़ा होता है तो समझने लग जाता है अरे ये तो मैंने सुना हुआ है, ये तो मेरी माँ ने बताया है। तो कला और संस्कृति की जानकारी हम अपने घर से ही बच्चों को दे सकते हैं। हाँ, जो पाठ्यक्रम होता है, पाठ्य पुस्तक होती है, उसकी कहते हैं ना कि एक चार दीवारी से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहिए। बहुत सारी बातें हैं जो हम देखते भी रहते हैं और बड़ा ही अनुभव करते हैं, तो उस विषय में भी बच्चों को बताते रहना चाहिए। और जहाँ तक आपने बात करी है मंजरी, भाषा की बात करी है, तो भाषा जो होती है वो देखिए हमारे देश में भी बड़ी अलग अलग भाषा है। जब हम अलग भाषाओं को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर संस्कृति और कला का किस तरह से प्रचार प्रसार होगा और किस तरह से ये कहते हैं ना कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाएगी। तो ये बहुत जरूरी है। हमारे एक श्रोता ने लिखा है कि दुनिया बहुत तेजी से विकसित हो रही है और युवा दिमागों को एक ऐसी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए जो समकालीन मानकों को पूरा करती हो। और ये देखते हुए कि कला और संस्कृति दूरगामी और प्रतिस्पर्धी परीक्षण का एक अभिन्न अंग है, उन्हें बच्चों में जल्दी ही स्थापित किया जाना चाहिए। हालांकि हम कला को संस्कृति से अलग नहीं कर सकते क्योंकि कला पूरे परिस्थिति की तंत्र का एक अभिन्न अंग है जो संस्कृति को परिभाषित करती है। कला और संगीत बच्चों को अपने संस्कृति से जोड़ सकते हैं। कला में छात्र कला के इतिहास को खोजने का प्रयास करते हैं और उन्हें सांस्कृतिक विविधता खोजने और मूर्तियों और पेंटिंग की मदद से विभिन्न संस्कृतियों का पता लगाने में भी मदद करते हैं। विभिन्न संगीत सुनने और सीखने तथा उनके इतिहास की खोज करने से बच्चों को प्राचीन संगीत संस्कृति से जुड़ने में मदद मिल सकती है। तो ये एक कहते हैं ना कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को भेजा जाता है और बहुत अच्छी सी जानकारी दी है। इसी के साथ ही देखिए एक संदेश में और लिखते हैं कि बच्चों से
बातें कीजिए, उनके अनुभव और समझ को समझिए, उन्हें अपना समय सच्चे मन से समर्पित कीजिए और उनके दोस्त बनिए। क्या बढ़िया बात लिखी है इन्होंने। और फिर भारतीय संस्कृति और अच्छी बातें उन्हें रोचक ढंग से सुनाएं, बताएं, उनमें जिज्ञासा जगे, सही गलत का भेद कर पाएं, निर्णय क्षमता विकसित करने की कोशिश करें। बिल्कुल सही बात लिखी है। ये मूल बातें हैं जो जिनको हम करते हैं तो बच्चा तेजी से आपसे दोस्त जैसा बन के बातें करेगा और समझेगा भी, है ना। और देखिए जहाँ तक कला की बात है तो कहाँ से है ये, तो उसका ज्ञान भी कराते जाना चाहिए, यानी आप बताते जाएं। और इसके साथ साथ जो बातें आती हैं, परिवार के संस्कार, मान सम्मान, बड़ों का आदर, आदर्श मूल्य, अध्यात्म, ईश्वर के प्रति जो रुझान होता है, घर में पढ़ने वाले जो तीज त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, कथाएं होती हैं जिनमें पूजन अर्चन का क्या महत्व है या क्या प्रभाव है, इसके बारे में भी बच्चों को बताएं। क्योंकि देखिए पहले जो गुरुकुल वगैरह हुआ करते थे, देखिए उसमें व्यायाम वगैरह होता था और उसके बाद जो है पढ़ाई किस तरह से होती थी, तो सब कुछ एक आदर्श जीवन से हमें जोड़ता है। कला संस्कृति सिर्फ ऐसे ही नहीं है बल्कि एक आदर्श जीवन से भी हमें जोड़ती है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसी तरह देखिए एक संदेश में लिखते हैं कि आज के समय में तकनीकी को अपनाएं सही है, पर मिट्टी से जुड़ाव भी कम ना हो, ये भी जरूरी है। बच्चों को जीवन के प्रारंभिक दौर से ही अपनी संस्कृति से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। इस तकनीकी युग में लोग इस कथन में विरोधाभास ढूंढते हैं, पर जहां तक मेरी समझ है जीवन में सामंजस्य और समन्वय बहुत ही जरूरी है। इसी कड़ी में हम अपने गांव से, समाज से, भौगोलिक दृष्टिकोण के दूर हो जाएं, पर संस्कृति और सैद्धांतिक रूप से दूर नहीं होना चाहिए। हर पूर्ववर्ती पीढ़ी को अपनी उत्तरवर्ती पीढ़ी को अपनी संस्कृति, मूल और जड़ से भली भांति अवगत कराते रहना होगा। जिस तरह से हम सब दिन प्रतिदिन पाश्चात्य सभ्यता की तरफ खींचे चले जा रहे हैं, तदनुरूप इस परिप्रेक्ष्य में ये कार्य दुष्कर प्रतीत होता है। हम सबको अपने मूल विचारधारा को संप्रेषित करने के लिए वाहक तो बनना पड़ेगा। परिवार में, समाज में हर प्रकरण को पवित्र ग्रंथों के जोड़कर बखान किया जाना चाहिए, जिससे आने वाली पीढ़ी मन से या अधूरे मन से कुछ न कुछ सुने और आत्मसात करने की कोशिश करें। हमारे सभी मूल ग्रंथों पर अध्ययन और चर्चा, परिचर्चा जहां तक संभव हो हमारे दिनचर्या का हिस्सा हो। चर्चा के दौरान वैज्ञानिक मूल्यों, साहित्यिक मूल्यों और व्यवहारिक मूल्यों से संबंध स्थापित कर तत्कालीन परिदृश्य को जोड़कर दिखाना चाहिए। कौशल हासिल करना भी बहुत जरूरी है। साथ में नैतिक मूल्य को अपनाना बहुत ही जरूरी है। अगर ऐसा हो पाता है तो वांछित परिणाम अवश्य मिलेंगे। बिल्कुल सही बात लिखी कि अध्यात्म से जोड़ना या मंत्र पाठ पुस्तक पढ़ना है या ईश्वर के प्रति आप जिस भी ईश्वर को मानते हैं उसकी स्तुति करना, ये सब चीजें अगर बच्चे को हम अच्छे से संस्कार शुरू से देते हैं तो बच्चा वो चीज सीखता है। और जहाँ तक रंगोली वगैरह की बात है, देखिए वो भी फूल वगैरह किस तरह से सजाए जाते हैं, तो उससे भी एक रचनात्मकता जो होती है वो बनी रहती है। तो कुछ ना कुछ उससे भी सीखते हैं। और रंगोली वगैरह है, फूलों की भी रंगोली निकाली जाती है, वो है। अब पाठशाला की जहाँ तक बात है कि वहाँ कभी उस तरह का माहौल हो और निश्चित समय पर 1 घंटा बच्चों के शिक्षण के लिए जो है वो घर में, पाठशाला में तो होता ही है, घर में भी बैठाना बहुत जरूरी होता है। और स्वयं को भी इस तरह से कहते हैं ना कि खुद का भी ज्ञानवर्धन होना बहुत जरूरी है। अनुशासन का महत्व बच्चे सीखेंगे। समय से उठना, नहाना, सोना, खाना आदि स्वयं अपनी चीजों को जो है व्यवस्थित ढंग से रखें और व्यवस्था जो है उसकी बनाए देखें। और क्योंकि कला और संस्कृति हमारी वेशभूषा और भाषा से झलकती है, इसलिए पहनावे पर भी ध्यान देना जरूरी है। बिल्कुल संगीता जी। और बच्चों में कला का होना भी बहुत आवश्यक है। कोई ना कोई वाद्य यंत्र आप उनको सिखाएं, उनमें रुचि, उनकी जो जिसमें भी रुचि है उसको आप परखें, जानें। चाहे वो संगीत की बात हो, नृत्य या खेल की बात हो, उनको व्यस्त रखना है। और योग और व्यायाम इसकी उपयोगिता भी बतानी है। और इसी के साथ एक गीत सुन लेना है। जी। बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना दाने ऊपर दाना, एक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना छज्जे ऊपर लड़की नाचे, लड़का है दीवाना, एक दाना। बोलो क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना।
क्या? बीचक दाना दाने ऊपर दाना, बीचक दाना। हरे थे मन भरे थे, लाख मोती जड़ी थी। हरे थे मन भरे थे, लाख मोती जड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। कच्चे पक्के बाल हैं उसके, मुखड़ा है सुहाना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो बोलो। भुट्टा। इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। एक जानवर ऐसा जिसकी दुम पर पैसा। एक जानवर ऐसा जिसके दुम पर पैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। सर पे है ताज भी बादशाह के जैसा। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, इचक दाना। बादल देखे छम छम नाचे, अलबेला मस्ताना, इचक दाना। बोलो क्या? बोलो ना। इचक दाना दाने ऊपर दाना, इचक दाना। ये भी एक देखिए परंपरा में है। बिल्कुल, देखिए इस गाने में पहेलियां पूछी जाती, तो बच्चों को जब हम पहेलियां पूछते हैं तो मतलब उनके ज्ञानवर्धन तो देखिए होता ही होता है ना, कि मतलब कैसे भी करके आप बच्चों को बिजी रख सकते हैं। और हम संदेश तब तक पढ़ सकते हैं। देखिए संदेश मिल गया मुझे कि बच्चों को कला और संस्कृत से परिचित कराना, उनकी विविधता और संस्कृत को समझे और समझ को विकसित करने में अत्यधिक महत्व रखता है। कला केवल रचनात्मक अभिव्यक्ति का एक रूप नहीं है, ये विभिन्न संस्कृतियों, इतिहास और दृष्टिकोणों के लिए एक खिड़की के रूप में कार्य करता है। बच्चों को दुनिया भर की कला से परिचित कराकर माता पिता और शिक्षक उन्हें अमूल्य जीवन सबक प्रदान कर सकते हैं और ऐसे गुणों का विकास कर सकते हैं जो उन्हें दयालु, सहानुभूतिपूर्ण और खुले दिमाग वाले व्यक्ति के रूप में आकार देंगे, जो विविधता और संस्कृत की समृद्धि की सराहना करते हैं। और कुछ एक चीजें ऐसी भी होती हैं, तो इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ एक चीजें ऐसी होती हैं मंजरी जो बड़ी ही पुरानी है और अपनी लोक संस्कृति से जो है जुड़ी हुई हैं। जैसे अगर हम कठपुतली की बात करें तो उसको भी जब उसका भी हम लोग देखते हैं तो मंचन, तो बहुत सारी कहानियां जो होती हैं वो अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई होती हैं, जिससे बच्चे जानते हैं और फिर वो उसको समझते हैं कि भाई ये चीज भी है जो हमारे साथ है। बच्चों को संस्कृति और कला से जोड़ने के लिए समर कैंप सबसे अच्छा माध्यम है, क्योंकि जब समर कैंप होता है तो बच्चे अपनी संस्कृति और कला दोनों से जुड़ते हैं। बाकी समय तो उनके स्कूल खुले रहते हैं तो वो नहीं कर पाते। पढ़ाई के दौरान भी हम बच्चों को घर से भी संस्कृति की शिक्षा देते हैं और स्कूल में भी एक पीरियड जो होता है वो म्यूजिक, ड्राइंग आदि वर्क एक्सपीरियंस का भी होता है, जिसमें कि बहुत सारी चीजें सिखाई जाती हैं, जिसमें नाटक, नुक्कड़ नाटक आदि कलाओं को सिखाया जाता है। जयपुर में तो रंगमंच है जहां पर सभी विद्यार्थी अपने अपनी कलाओं को प्रदर्शित करते हैं, नुक्कड़ नाटक खेलते हैं और आर्ट गैलरी में अपनी कलाकृति को भी लगाते हैं। जयपुर तो संस्कृति और कला की धरोहर के रूप में आज भी जाना जाता है। यहाँ पर लिटरेचर फेस्टिवल इत्यादि सभी समय समय पर होते रहते हैं। जयपुर में कई जगह ऐसी हैं जहाँ पर यहाँ की संस्कृति जैसे कि कलबेलिया नृत्य, पपेट शो आदि दिखाया जाता है, जिससे बच्चों को ज्ञान होता है और ये हमारी कला और संस्कृति का हिस्सा है। आजकल तो बच्चे किताबें कम पढ़ते हैं, इसलिए उनको दिखाकर ही सिखाना ज्यादा उचित है। सीखना या सिखाना बिल्कुल, ये ऐसी चीजें हैं जो है कि हमारे एक शहर क्या, हाँ जी, और बहुत अच्छी सी जानकारी दी इन्होंने। और इसी के साथ साथ देखिए हर शहर में अलग अलग चीजें होती हैं, तो इतिहास, परंपरा, संस्कृति होती है, तो उनके बारे में भी हम जानकारी अपने अपने जगहों से दे सकते हैं या उन शहरों में ले जा सकते हैं। इसी के साथ एक संदेश और है संगीता जी कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्थानीय कला और संस्कृत की शिक्षा भी बेहद जरूरी है। ये सब्जेक्ट भी अनिवार्य होना चाहिए। कभी कभी बच्चे पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं कर पाते हैं जितना कि कला के क्षेत्र में अच्छा कर जाते हैं। बाद में भी करियर में
भी सहायक हो सकते हैं। वैसे भी हर प्रदेश में कोई ना कोई विशेष संस्कृति होती है, वो भी विलुप्त होने से बच जाएगी। कितनी अच्छी सी बात लिखी इन्होंने। और आजकल कला के क्षेत्र में तो बहुत वैरायटी होती है। यानी संगीता जी, अगर हम किसी भी कला में बच्चों को पारंगत करते हैं तो वो बाद में चलकर उनका आजीविका का साधन बन सकती है ना? ये जो कला जो होती है, वो जो कहने का मतलब है कि हस्तकला की अगर हम लोग बात करें और शिल्प वगैरह की बात करें, तो इसके तो कुछ कारीगर भी होते हैं जिनकी परंपरागत तरीके से सब चलता रहता है, तो उन्हें जानना और उनका संवर्धन करना बहुत जरूरी है उस हिसाब से भी अगर देखा जाए तो। और एक सुन लेते हैं गीत। बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। जन्म का शुभ दिन हर दिन से सुहाना होता है कि बचपन हर गम से बेगाना होता है। बचपन हर गम से बेगाना होता है। चिंता मस्ती का आलम जीवन खेल सा लगता है, जीवन खेल सा लगता है। सुख मिलते हैं सारे राहों में फिर के, घर तो जेल सा लगता है, घर तो जेल सा लगता है। हो इसी उम्र में खुशियों का खजाना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है। खुशियाँ बचपन में जो पाते हैं, बचपन में जो पाते हैं, वो हंसते हुए दिन गाती वो रातें लौट के फिर नहीं आते हैं, लौट के फिर नहीं आते हैं। ओ यादों के साए में वक्त बिताना होता है कि बचपन हर गम से, बचपन हर गम से बेगाना होता है, बचपन हर गम से बेगाना होता है, होता है बचपन हर गम से बेगाना होता है। कला संस्कृति की बात करें तो, बचपन की बात करें तो सभी इससे जुड़े हुए होते हैं और बचपन में ही जुड़ जाएं तो बड़ा अच्छा रहता है। बिल्कुल। तो इसकी तो बात कहते हैं ना कि इतनी बड़ी है, इतनी कहते हैं कि समय अगर बीत जाए कैसे तो पता नहीं चलेगा अगर इन बातों पर देखिए ना, एक संदेश में लिखा है ना, बताइए आप, जो बचपन में जो क्रिएटिव बच्चे के लिए, हाँ, वो एक क्रिएटिविटी की बात कर रहे हैं वो, कि बचपन से ही इनके जो बेटे हैं, पोते हैं, वो क्रिएटिव रहे हैं, कुछ ना कुछ नया करने के बारे में सोचते रहते हैं। कोरोना काल में स्कूल नहीं जाना था, तब घर बैठे ऑनलाइन अभ्यास करते हुए कार्डबोर्ड से
छोटा सा स्टडी रूम बनाया था जिसमें वो बैठ सकें और साथ में लैपटॉप चला सकें। उसके लिए अंदर जो प्लग सर्किट और लाइट वगैरह की सुविधा थी, ज़रूरत में वो मार्गदर्शन भी करते थे। यानी कि जो हमारे श्रोता है वो उसके अलावा हर साल गणेश उत्सव के दिनों में मिट्टी से गणेश जी की छोटी सी मूर्ति बनाया करता रहता है। साथ में सिंहासन भी बनाता है। यथा योग्य कलर कर उसे सुशोभित करने के बाद घर में एक रूम में स्थापित करते हुए हर रोज पूजा आरती भी करता है। मैंने ये मतलब बता रहे अपने पोते के बारे में, है ना? जी जी। हाँ, तो 5वें या 7वें दिन के बाद बप्पा जी को विधिवत विदाई करते हुए अगले साल फिर आने का न्योता भी देते हैं। तो वो मोटर कार का भी बड़ा शौकीन है। छोटी छोटी टॉय कार बनाता रहता है। उसके अंदर सीट, बाहर हेडलाइट, टेल लाइट और साइड इंडिकेटर भी लगाता है। कलर के बाद बिल्कुल ओरिजिनल कार दिखती है। उनके माता पिता के साथ साथ हम दोनों दादा दादी भी उसे प्रोत्साहित करते रहते हैं। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन मतलब कार चलाना भी सीख गया है। हालांकि कम उम्र के कारण हम उसे चलाने नहीं देते। कितनी सारी बच्चों में देखिए, अगर घर से परमिशन मिलती है, घर वाले सहयोग करते जैसे कहना चाहिए, तो बच्चे बहुत सारी चीजें सीख जाते हैं। तो भाई बच्चों को कला और संस्कृत के जोड़ने के प्रति और ध्यान दें। और हम ध्यान देते हैं कि कला से जी मुझे कला से ही हम लोग विज्ञान की तरफ भी बढ़ जाते हैं। बिल्कुल बढ़ जाते हैं, इन्होंने लिखा। और हम लोग बात करते हैं प्राकृतिक तरह से त्वचा की देखभाल कैसे की जाए, है ना? इस बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। कलाकारी है, बिल्कुल कलाकारी है। कि देखिए, सबसे पहले तो क्या है, अपने चेहरे को चमकदार बनाने के लिए आप जैतून का तेल ले सकते हैं और या फिर नारियल के तेल से चेहरे पर मसाज करिए। देखिए आपका चेहरा खिला खिला लगेगा। और इसके साथ ही आप नींबू पानी, शहद, गुनगुना पानी का जो सेवन करने को कहा जाता है, उससे भी त्वचा आपकी चमकदार बनती है। फलों का रस है, जूस है और ये सूप सब्जियों के हैं, ये सब भी आपकी त्वचा को अंदरूनी रूप से चमकदार बनाते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रीन टी, सब्जियों का सूप पिए, खीरा, पालक का जूस, इन्हें भी पी करके अंदर तरीके से आप सफाई कर सकते हैं। जब आपके अंदर शरीर में सारे पौष्टिक तत्व, विटामिन, मिनरल्स जाएंगे तो आप खिले खिले वैसे ही नजर आएंगे, है ना? और खुश भी रहें साथ साथ। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि इतनी सारी चीजें जो है वो कर लिया बाद में जो है खुशी का तो कहीं इजहार नहीं है, तो वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल हंसते रहिए, देखिए चेहरा खिला नजर आएगा। तो उससे भी चेहरे पे कांति रहती है। और खीरे के पेस्ट को अगर गुलाब जल में मिलाकर लगाएंगे तो इससे भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। और अगर तुरंत से चमकदार बनाना है तो एलोवेरा लगाएं और नींबू और शहद लगाएं, हल्दी, गुलाब जल लगाएं, पपीता लें, उसका जो पेस्ट है उसे बनाकर, यानी छोटे टुकड़े जो है उन्हें पीस ले, अच्छे से पतला कर लें और उसके बाद चेहरे पर लगाएं तो उससे भी कांति आती है। दही और उसके बाद संतरे का जो रस है, बेसन, शहद, नींबू, इनको बदल बदल कर लगाया जा सकता है। बिल्कुल, यानी और दही भी लगा सकते हैं। दही में भी बहुत सारे पोषक तत्व मौजूद होते हैं। और इसके साथ साथ एलोवेरा जेल में शहद, दूध मिलाकर भी आप चेहरे पर मसाज कर सकते हैं। और केसर और चंदन, इन दोनों को भी मिला करके लगाते हैं तो चेहरा चमकदार हो जाता है ना? चंदन की तो बात ही अलग है। हाँ, और साथ साथ जैसे आप केला खाते हैं तो भाई थोड़ा सा केले का गूदा भी आप उसमें शहद मिला के कर सकते हैं, या आप केले का छिलका और शहद भी मैश करके केले का छिलका और शहद के साथ भी आप लगा सकते हैं। तो त्वचा आपकी हमेशा खिली नजर आएगी। और अब लेते हैं अंतराल।
तो अंतराल के बाद एक बार फिर सभी का स्वागत करते हैं और अब सबको कथा सुधा की कहानी जो है प्रेम का मूल्य रविन्द्रनाथ टैगोर जी की लिखी हुई वो सुनाते हैं। कथा सुधा भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें। कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा। आज आपको सुनाता हूँ गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की लिखी कहानी प्रेम का मूल्य। बृहस्पति छोटे देवताओं का गुरु था। उसने अपने बेटे कच को संसार में भेजा कि शंकराचार्य से अमर जीवन का रहस्य मालूम करे। कच शिक्षा प्राप्त करके स्वर्गलोक को जाने के लिए तैयार था। उस समय वह अपने गुरु की पुत्री देवयानी से विदा लेने के लिए आया। कच ने कहा, देवयानी, मैं विदा लेने आया हूं। तुम्हारे पिता के चरण कमलों में मेरी शिक्षा पूरी हो चुकी है। कृपा कर मुझे स्वर्गलोक जाने की आज्ञा दो। देवयानी ने कहा, तुम्हारी कामना पूर्ण हुई। जीवन के अमृतत्व का वो रहस्य तुम्हें ज्ञात हो चुका है जिसकी देवताओं को सर्वदा इच्छा रही है। किंतु तनिक विचार तो करो, क्या कोई और ऐसी वस्तु शेष नहीं जिसकी तुम इच्छा कर सको? कच ने कहा, कोई नहीं। देवयानी बोली, बिल्कुल नहीं। तनिक अपने हृदय को टटोलो और देखो, संभवतः कोई छोटी बड़ी इच्छा कहीं दबी पड़ी हो। कच ने फिर कहा, मेरे उषाकालीन जीवन का सूर्य अब ठीक प्रकाश पर आ गया है। उसके प्रकाश से तारों का प्रकाश मध्यम पड़ चुका है। मुझे अब वह रहस्य ज्ञात हो गया है जो जीवन का अमृतत्व है। देवयानी ने कहा, तब तो संपूर्ण संसार में तुमसे अधिक कोई भी व्यक्ति प्रसन्न न होगा। खेद है कि आज पहली बार मैं यह अनुभव कर रही हूं कि एक अपरिचित देश में विश्राम करना तुम्हारे लिए कितना कष्टप्रद था। यद्यपि यह सत्य है कि उत्तम से उत्तम वस्तु जो हमारे मस्तिष्क में थी तुमको भेंट कर दी गई है। इसका तनिक भी विचार न करो और हर्ष सहित मुझे जाने की आज्ञा दो। कच ने कहा। देवयानी ने कहा, तुम्हारे लिए इस वन को छोड़ना बहुत सरल है। ये वही वन है जिसने इतने वर्षों तक तुम्हें अपनी छाया में रखा, तुम्हें लोरियां दे देकर थपथपाता रहा। तुम्हें अनुभव नहीं होता कि आज वायु किस प्रकार क्रंदन कर रही है? देखो देखो, वृक्षों की हिलती हुई छाया को देखो, उनके कोमल पल्लवों को निहारो। वे वायु में घूम नहीं रहे बल्कि किसी खोई हुई आशा की भांति भटके भटके फिर रहे हैं। एक तुम हो कि तुम्हारे होठों पर हंसी खेल रही है। प्रसन्नता के साथ तुम विदा हो रहे हो। कच ने कहा, मैं इस वन को किसी प्रकार मातृभूमि से कम नहीं समझता, क्योंकि यहां ही मैं वास्तव में आरंभ से जन्मा हूं। इसके प्रति मेरा स्नेह कभी कम न होगा। सच कहता हूं देवयानी, कभी कम न होगा। देवयानी ने कहा, वह देखो देखो, सामने बड़ का वृक्ष है जिसने दिन के घोर ताप में, जबकि तुमने पशुओं को हरियाली में चरने के लिए छोड़ दिया था, तुम पर प्रेम से छाया की थी। कच ने कहा, ए वन के स्वामी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं। जब और विद्यार्थी यहां शिक्षा प्राप्ति हेतु आए और शहद की मक्खियों की बनबनाहट और पत्तों की सरसराहट के साथ साथ तेरी छाया में बैठकर अपना पाठ दोहराएं, तो मुझे भी स्मरण रखना। देवयानी ने कहा,
और हाँ, तनिक वनमती का भी तो ध्यान करो, जिसके निर्मल और तीव्र प्रवाह का जल प्रेम संगीत की एक लहर के समान है। कच्छ बोला, उसको बिल्कुल नहीं भूल सकता, उसकी स्मृति सदा बनी रहेगी। देवयानी बोली, किंतु प्रिय सखा, तुम्हें स्मरण कराना चाहती हूं कि तुम्हारा और भी कोई साथी था जिसने बेहद प्रयत्न किया कि तुम इस निर्धनता के दुख से भरे जीवन के प्रभाव से प्रभावित ना हो। ये दूसरी बात है कि प्रयत्न व्यर्थ हुआ। उसकी स्मृति तो जीवन का एक अंग बन चुकी है देवयानी। देवयानी ने फिर कहा, मुझे वे दिन स्मरण है जब तुम पहली बार यहां आए थे। उस समय तुम्हारी आयु किशोर अवस्था से कुछ ही अधिक थी। तुम्हारे नेत्र मुस्कुरा रहे थे। तुम उस समय उधर वहां वाटिका की बाड़ के समीप खड़े थे। हाँ, उस समय तुम्हारे शरीर पर श्वेत वस्त्र थे। हाँ, ऐसा दिखाई देता था जैसे उषा ने अपने प्रकाश में स्नान किया है। तुम्हें संभवतः स्मरण होगा, मैंने कहा था यदि मैं तुम्हारी कुछ सहायता कर सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। देवयानी ने कहा, स्मरण क्यों नहीं है? मैंने आश्चर्य से तुमसे पूछा था कि तुम कौन हो, और तुमने अत्यंत नम्रता से उत्तर दिया था कि मैं इंद्र की सभा के प्रसिद्ध गुरु बृहस्पति का सुपुत्र हूं। फिर तुमने बताया कि तुम मेरे पिता से वो रहस्य मालूम करना चाहते हो जिससे मुर्दे जीवित हो सकते हैं। कच्छ ने कहा, मुझे संदेह था कि संभव है तुम्हारे पिता मुझे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार न करें। देवयानी फिर बोली, किंतु जब मैंने तुम्हारी स्वीकृति के लिए समर्थन किया तो वो इस विनती को अस्वीकार न कर सके। उनको अपनी पुत्री से इतना अधिक स्नेह है कि वो उसकी बात टाल ही नहीं सकते। कच्छ बोला, और जब मैं 3 बार विपक्षियों के हाथों मारा गया तो तुम्ही ने अपने पिता को बाध्य किया था कि मुझे दोबारा जीवित करें। मैं इस उपकार को बिल्कुल नहीं विस्मृत कर सकता। देवयानी बोली, उपकार? उपकार? यदि तुम उसको विस्मृत कर दोगे तो मुझे बिल्कुल दुख ना होगा। क्या तुम्हारी स्मृति केवल लाभ पर ही दृष्टि रखती है? यदि यही बात है तो उसका विस्मृत हो जाना ही अच्छा है। कच्छ ने कहा, बहुत सी वस्तुएं हैं जो शब्दों द्वारा प्रकट नहीं हो सकती। हाँ, मैं जानती हूं। देवयानी बोली, मेरे प्रेम से तुम्हारे हृदय का एक एक अणु छिद चुका है, और यही कारण है कि मैं बिना संकोच के इस सत्य को प्रकट कर रही हूं कि तुम्हारी सुरक्षा और कम बोलना मुझे पसंद नहीं। तुम्हें मुझसे अलग होना अच्छा नहीं। यहीं विश्राम करो। कोई ख्याति ही हर्ष का साधन नहीं है। अब तुम मुझको छोड़कर नहीं जा सकते। तुम्हारा रहस्य मुझ पर खुल चुका है। नहीं नहीं देवयानी, नहीं, ऐसा ना कहो। देवयानी ने कहा, क्या कहा? नहीं, मुझसे क्यों झूठ बोलते हो? प्रेम की दृष्टि छिपी नहीं रहती। प्रतिदिन तुम्हारे सिर के तनिक से हिलने से, तुम्हारे हाथों के कंपन से तुम्हारा हृदय तुम्हारी इच्छा मुझ पर प्रकट करता है। जिस प्रकार सागर अपनी तरंगों द्वारा काम करता है, उसी प्रकार तुम्हारे हृदय ने तुम्हारी भाव भंगिमा द्वारा मुझ तक संदेश पहुंचाया। सहसा मेरी आवाज सुनकर तुम तिलमिला उठते थे। क्या तुम समझते हो कि मुझे तुम्हारी उस दशा का अनुभव नहीं हुआ? मैं तुमको भली भांति जानती हूं, इसीलिए अब तुम सर्वदा मेरे हो। तुम्हारे देवताओं का राजा भी इस संबंध को तोड़ नहीं सकता। कच्छ ने कहा, किंतु देवयानी,
तुम ही हो क्या? इतने वर्ष अपने घर और घर वालों से अलग रहकर मैंने इसीलिए परिश्रम किया था। देवयानी बोली, क्यों नहीं? क्या तुम समझते हो कि संसार में शिक्षा का मूल्य है और प्रेम का मूल्य ही नहीं? समय नष्ट मत करो, साहस से काम लो, ये प्रतिज्ञा करो। शक्ति, शिक्षा, ख्याति की प्राप्ति के लिए मनुष्य तपस्या और इंद्रियों का दमन करता है। एक स्त्री के सामने इन सब का कोई मूल्य नहीं है। कच्छ ने कहा, तुम जानती हो कि मैंने सच्चे हृदय से देवताओं से प्रतिज्ञा की थी कि मैं जीवन के अमृतत्व का रहस्य प्राप्त करके आपकी सेवा में उपस्थित होऊंगा। देवयानी ने कहा, परंतु क्या तुम ये कह सकते हो कि तुम्हारे नेत्रों ने पुस्तकों के अतिरिक्त और किसी वस्तु पर दृष्टि नहीं डाली? क्या तुम ये कह सकते हो कि मुझे पुष्प भेंट करने के लिए तुमने कभी अपनी पुस्तक को नहीं छोड़ा? क्या तुम्हें कभी ऐसे अवसर की खोज नहीं रही कि संध्या काल मेरी पुष्प वाटिका के पुष्पों पर जल छिड़क सको? संध्या समय जब नदी पर अंधकार का वितान तन जाता था तो मानो प्रेम अपने दुखित मन पर मौन छा जाता। तुम घास पर मेरे बराबर बैठकर मुझे अपने स्वर्गिक गीत गाकर क्यों सुनाते थे? क्या यह सब काम उन षड्यंत्रों से भरी हुई चालाकियों का एक भाग नहीं जो तुम्हारे स्वर्ग में क्षम्य है? क्या इन कृत्रिम युक्तियों से तुमने मेरे पिता को अपना न बनाना चाहा था? अब विदाई के समय धन्यवाद के कुछ मूल्यहीन सिक्के उस सेविका की ओर फेंकते हो जो तुम्हारे छल से छली जा चुकी है। कच्छ ने कहा, अभिमानी स्त्री, वास्तविकता को मालूम करने से क्या लाभ? यह मेरा भ्रम था कि मैंने एक विशेष भावना के वश तेरी सेवा की और मुझे उसका दंड मिल गया। किंतु अभी वो समय नहीं आया कि मैं इस प्रश्न का उत्तर दे सकूं कि मेरा प्रेम सत्य था या नहीं, क्योंकि मुझे अपने जीवन का उद्देश्य दिखाई दे रहा है। अब चाहे तो मेरे हृदय से अग्नि की चिंगारियां निकल निकल कर संपूर्ण वायुमंडल को आच्छादित कर लें, मैं भली भांति जानता हूं कि स्वर्ग अब मेरे लिए स्वर्ग नहीं रहा। देवताओं की सेवा में यह रहस्य तुरंत ही पहुंचाना मेरा कर्तव्य है, जिसको मैंने कठिन परिश्रम के पश्चात प्राप्त किया है। इससे पहले मुझे व्यक्तिगत प्रसन्नता की प्राप्ति का ध्यान तनिक भी न था। क्षमा कर देवयानी, मुझे क्षमा कर। सच्चे हृदय से क्षमा का इच्छुक हूं। इस बात को सत्य जानना कि तुझे आघात पहुंचाकर मैंने अपनी कठिनाइयों को दुगना कर लिया है। देवयानी ने कहा, क्षमा? तुमने मेरे नारी हृदय को पाषाण की भांति कठोर कर दिया है। वो ज्वालामुखी की भांति क्रोध में भभक रहा है। तुम अपने काम पर वापस जा सकते हो, किंतु मेरे लिए शेष क्या रहा? केवल स्मृति का एक कटीला बिछोना और छिपी हुई लज्जा जो सर्वदा मेरे प्रेम का उपहास करेगी। तुम एक पथिक के रूप में यहां आए, धूप से बचने के लिए। मेरे वृक्षों की छाया में आश्रय लिया, अपना समय बिताया। तुमने मेरे उद्यान के संपूर्ण पुष्प तोड़कर एक माला गूंथी और जब चलने का समय आया तो तुमने धागा तोड़ दिया, पुष्पों को धूल में मिला दिया। मैं अपने दुखित हृदय से श्राप देती हूं, जो शिक्षा तुमने प्राप्त की है वो सब तुमसे विस्मृत हो जाए। दूसरे व्यक्ति तुम्हारे से यह शिक्षा प्राप्त करेंगे, किंतु जिस प्रकार तारे रात में अंधियारे से संबंध स्थापित नहीं कर पाते बल्कि अलग रहते हैं, उसी प्रकार तुम्हारी यह विद्या भी तुम्हारे जीवन से अलग रहेगी। व्यक्तिगत रूप में तुम्हें इससे कोई लाभ न होगा। यह केवल इसलिए कि तुमने प्रेम का अपमान किया। तुमने नहीं समझा प्रेम का मूल्य। प्रेम का मूल्य, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी यह कहानी अभी आप सुन रहे थे। कथा सुधा की प्यारी सी कड़ी जो है सबको पसंद आई होगी ये कहानी। उम्मीद करते हैं बहुत पसंद आई होगी। तो सुनते हैं एक गीत।
दिलेदार कोई, ओ किसका हुआ है दिलेदार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी न करना प्यार कोई। किसी से दर्द लिया था, दर्द लिया था, बदले में ले गया करार कोई, ओ बदले में ले गया करार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी न करना प्यार कोई। डूबे सितारे खोए नजारे, फिर न मिलेंगे दिल के सहारे, फिर न मिलेंगे दिल के सहारे, दिल के सहारे, करता रहेगा इंतजार कोई, ओ करता रहेगा इंतजार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, दिल का न करना इतबार कोई, ओ भूले से भी न करना प्यार कोई। तो संगीता जी देखिए, नई बहू किसी के घर की लाडली दुलारी बेटी होती है, उसे आप भी अपने लाडले दुलारे बेटे के लिए जीवन संगनी बनाकर, दुल्हन बनाकर लाते हैं, फिर भी उसे वैसा मान सम्मान क्यों नहीं दे पाते। ये बड़ा सोचने वाला विषय है, क्योंकि आपकी बेटी भी किसी के घर की बहू बनकर जाती है, उसे अपनी बेटी ही समझे, बल्कि परिवार के प्रत्येक सदस्यों का भी ये कर्तव्य हो जाता है कि उसका आदर करें और घर के कामों को मिलकर करें। हाँ, ऐसा ही कुछ हमारे एक श्रोता ने भी लिखा है कि बेहद ही नाजुक विषय है। परिवार में नई बहू के साथ सामंजस्य वाली बात हमारे जमाने में थी। ये सामंजस्य बहू को बैठाना पड़ता था, ससुराल पक्ष में किसी को नहीं। पर आज परिस्थितियां जो है वो बदल गई हैं। अब हम बड़े ही अपने बच्चों के साथ निभाते हैं। वैसे बहू के साथ भी जो है वो इस तरह का तालमेल बैठा लेते हैं। बस वही सूत्र थोड़ा सा कुछ है तो उस हिसाब से रास्ते, और थोड़ा हम वैसे भी तिरछे होकर रास्ते पर चलें, रास्ता भी सुगम और परिवार की गाड़ी भी चलती रहे। कुछ ऐसा है इनका, कुछ एक अलग ही सूत्र है। बिल्कुल। और देखिए, नई बहू की जहाँ तक बात है कि उसके ऊपर एकदम घर की जिम्मेदारी लाद देना भी सही नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, वो खुद ही अपने आप सब सीख जाती हैं। लेकिन आप ये ना करें कि आपके हाथ पैर चलते हैं और आप सोचें नहीं अब तो बहू आ गई और हम ही सारा काम क्यों करें। वो करे तो अपनी फिटनेस को भी ध्यान देना है आपको। बकायदा इंतजार करते हैं कि बहू आएगी तो करेगी। वो तो करते ही है, लेकिन मतलब मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। आपके हाथ पैर भी चलते रहे, आप जो काम कर सकती वो करिए, बहू करें, मिलके करिए। हाँ। तो एक सामंजस्य बन जाता है। तो इसी में देखिए एक लिखते हैं कि जन्म से लेकर विवाहित होने से पूर्व नई नवेली बहू के लिए सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने ससुराल में सामंजस्य स्थापित करना। विवाह से पूर्व माता पिता के घर सबकी लाडली दुलारी होती है। विवाह के पश्चात उसे अपने परिवार के माहौल से एकदम विपरीत
विपरीत वातावरण में ढलना होता है और इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ अपने पति पर निर्भर होती है और समय के अनुसार जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं तो वो अपने आप को इस माहौल में ढाल लेती है और सबके साथ मिल जाती है। बिल्कुल सही बात लिखी इन्होंने। और नई बहू को बेटी बनाकर ही रखें और नई बहू को भी चाहिए कि वो सबका दिल जीतना, उसका तो तभी कहीं हो ही जाता है, सब लोग बोलते हैं भाई तुम ससुराल जाना तो दिल जीतना, लेकिन जितना आसान नहीं होता कहते तो सब लोग हैं, लेकिन छोटे छोटे दिनों की से कामों की शुरुआत होते होते एक दिन ऐसा आता है कि बस हो ही जाता है ना, परिवार ही पूरा अपना हो जाता है जी। तो परिवार के सदस्यों का नई बहू से सामंजस्य के बारे में इतना ही कहूंगा कि आने वाली बहू भी किसी की बिटिया है और हमारी बिटिया भी जब ससुराल जाती है तब वो वहाँ बहू जरूर कहलाएगी। बस फर्क सिर्फ इतना सा ही है, आखिर दोनों बिटिया ही तो हैं। किसी न किसी की ससुराल में उसके साथ जब बेटी जैसा व्यवहार करेंगे तब कोई मुश्किल नहीं होगी, न इधर न उधर, यानी कि सबके साथ जो है वो व्यवहार की जहां तक बात आती मंजरी, तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं समझ में नहीं आना चाहिए कि मतलब कुछ अलग तरह का व्यवहार है। बिल्कुल है। बिल्कुल। और एक लिखते हैं कि नई बहू के साथ सामंजस्य पूरे परिवार को अपनी बेटी जैसा ही बैठाना चाहिए। नए घर नए लोग के साथ उसके लिए बहुत मुश्किल होता है, धीरे धीरे वो उस परिवार में ढलती है और सबको समझती है और उसके लिए सबको उसका सहयोग करना चाहिए। अपने परिवार और सभी सदस्यों के बारे में सभी पसंद और नापसंद से उसे अवगत कराना चाहिए, जिससे उसको अकेलापन महसूस ना हो और उसकी सभी इच्छाओं का भी ख्याल रखना चाहिए। तभी परिवार और नई बहू के साथ सामंजस्य अच्छे से बैठ पाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए सभी परिवार के अपने अपने तौर तरीके होते हैं और सबके अपने ख्याल होते हैं, तो घर में रहने वालों की आदतें स्वभाव अलग अलग तरह की होती हैं, जिससे जो नव वधू रहती है वो परिचित नहीं होती है। तो परिवार में कुछ नकारात्मक विचारधारा के लोग भी होते हैं, उनका सामना भी करना पड़ता है, तो कुछ बहुत सकारात्मक विचारधारा के लोग भी होते हैं। तो कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि किसी को कोई जानता नहीं, तो कहा नहीं जा सकता है कि किस तरह का माहौल होगा। तो उस वजह से होना ये चाहिए कि नई बहू में भी थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए और घर वालों में भी थोड़ा सा धैर्य होना चाहिए और फिर सकारात्मक भाव जो होते हैं वो अपने परिवार के रीति रिवाजों को समझना और उसे मतलब एक तरह से अपना समझकर हर काम को समझना, लोगों को समझना, जितना वो समझें उतना ही और लोग भी समझें, तो क्या ही बात है फिर। और इसी तरह पति को भी समझना चाहिए अपनी पत्नी को, उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए और उसकी समस्याओं को सुने और सुलझाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। और जो बात अगर किसी और की है तो उससे भी कहने की भी वो होनी चाहिए कि भाई हम उनको भी कह के समझा सकते हैं ना। और इसी तरह लिखते हैं कि अगर किसी जगह आप गलत हैं तो खुद अपना पक्ष रखते हुए पत्नी से माफी मांग ले, है ना। इस तरह की बात भी उन्होंने संदेश में लिखी और इससे आपकी उसकी इज्जत जो है और बढ़ जाएगी आपकी नजर में। दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। यूं नजर फेर के मत जाइए, रुकिए तो जरा, यूं नजर फेर के मत जाइए, रुकिए तो जरा, आपको मेरी कसम ठहरिए सुनिए तो जरा, आपको मेरी कसम ठहरिए सुनिए तो जरा, है जहां आप मेरा दिल है वहीं, है जहां आप मेरा दिल है वहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। किस तरह दिल की मैं तौहीन गवारा कर लूं, किस तरह दिल की मैं तौहीन गवारा कर लूं,
आपकी भोली निगाहों पे भरोसा कर लूं, आपकी भोली निगाहों पे भरोसा कर लूं। दिल चुराता नहीं है कौन हंसी, दिल चुराता नहीं है कौन हंसी। आपके पाँव के नीचे तो नहीं, आपके पाँव के नीचे तो नहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं, दिल मेरा आज खो गया है कहीं। दिल चुराया हो तो पहलू में छुपाए रखिए, दिल चुराया हो तो पहलू में छुपाए रखिए। जिंदगी भर मुझे दीवाना बनाए रखिए, जिंदगी भर मुझे दीवाना बनाए रखिए। लेकिन एक बार दिला दीजिए यकीन, लेकिन एक बार दिला दीजिए यकीन। तो देखिए बहुत प्यारा गीत था ये। और अब जो कमेंट्स हम पढ़ रहे थे उनमें देखो खास बात उन्होंने लिखी थी कि अगर औरतें काम करते हुए बोर हो जाती तो आप उन्हें घुमाइए फिराइए, लंच कराइए बाहर, इस तरह की बातें उन्होंने लिखी। शॉपिंग पर ले जाइए, उपहार दीजिए जिससे वो उनको अच्छा लगे, है ना। और समय समाप्ति की ओर है तो सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। मंची वर्मा जी और संगीता श्रीवास्तव का नमस्कार। सखी सहेली।